हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुड ऑब्जेक्टिव। सो गाइज, आज के सेशन में हम इंडियन पॉलिटी से उन सभी क्वेश्चंस को करने वाले हैं जो आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। चाहे आप एयरफोर्स नेवी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या एसएससी रेलवे की, आज का सेशन सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको स्टैटिक जीके का एक ऐसा पोर्शन कराने वाला हूं इंडियन पॉलिटी से जो काफ़ी बार रिपीट हुआ है आपके एग्जाम्स में, और चांसेस हैं कि आगे भी यहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे। सो बिल्कुल डीप में स्टडी करेंगे, कोई क्वेश्चन को जितना फैक्ट्स हम जान सकते हैं उतने जानने की कोशिश करेंगे। सो ये आपका थर्ड वीडियो है गुड ऑब्जेक्टिव पर। इससे पहले हम हिस्ट्री ज्योग्राफी कवर कर चुके हैं, आज हम करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हु प्रेसाइडेड ओवर द इनॉग्रल मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। तो ये सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे पहला फैक्ट हिंदी में बोलेंगे, भारत की संविधान सभा की उद्घाटन बैठक की अध्यक्षता किसने की। यानी जो मेरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, जो संविधान सभा थी, वो जो सबसे पहली बार उनकी मीटिंग हुई थी उसी को क्या बोलेंगे, उद्घाटन बैठक। तो उसकी अध्यक्षता किसने की थी। तो अध्यक्षता की अगर मैं बात करूं तो आंसर भाई यहां पर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए होगा सच्चिदानंद सिन्हा। इन्होंने ही अध्यक्षता की थी, इन्होंने ही प्रेसाइड किया था इनॉग्रल मीटिंग को संविधान सभा की। और अगर मैं बात करता हूं डेट की कि ये जो मीटिंग थी, पहली बार जो ये बैठक हुई थी संविधान सभा की, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, ये कौन से डेट को हुई थी, किस तारीख को हुई थी। तो डेट आप याद कर लेंगे, 9 दिसंबर 1946। इस दिन ये बैठक हुई थी, उद्घाटन बैठक, जिसका प्रेसाइड किसने किया था, अध्यक्षता किसने की थी, सच्चिदानंद सिन्हा ने। और अगर मैं बात करता हूं इस संविधान सभा की, तो टोटल इसमें कितने मेंबर्स थे उस टाइम पे, टोटल इसमें 385 मेंबर्स थे। तो यहां से इतने फैक्ट्स हो गए। नेक्स्ट आएंगे क्वेश्चन नंबर 2 पर। बोला है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ड्राफ्टिंग कमेटी आप जानते हैं, ड्राफ्टिंग कमेटी यानी प्रारूप समिति। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, चेयरमैन थे। तो यहां पर आपका आंसर होगा BR अंबेडकर, ऑप्शन नंबर डी। इन्होंने ही क्या किया था, इन्होंने ही आपका जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसकी अध्यक्षता की थी, या उसके अध्यक्ष थे। इन्होंने ही ड्राफ्ट प्रिपेयर किया था कॉन्स्टिट्यूशन का। तो क्वेश्चन इस तरीके से बने कि भाई जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, जो प्रारूप कमेटी थी, समिति थी, उसका पर्पस क्या था। तो इनका पर्पस था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बनने वाला है उसके लिए एक ड्राफ्ट प्रिपेयर करें। तो ये काम किसने किया, ये काम किया हमारा ड्राफ्टिंग कमेटी ने। किसकी अध्यक्षता में, BR अंबेडकर की अध्यक्षता में। चलिए जी, नेक्स्ट आएंगे भाई क्वेश्चन नंबर 3 पर। बोला है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। अब यहां पर क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, जिसकी उद्घाटन बैठक किसकी अध्यक्षता में हुई थी, सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में। हम क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर पढ़ के आए हैं। अब वहीं से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से एक दूसरा क्वेश्चन बना कि निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। तो भाई कौन थे वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर का रोल निभा रहे थे, सलाह देने का काम कर रहे थे। तो ये हैं आपके डॉक्टर BN राव। ऑप्शन नंबर ए होगा। काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपसे पूछ लेगा कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, जो संविधान सभा थी, उसके कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कौन थे। तो आंसर क्या होगा, डॉक्टर BN राव। नेक्स्ट आएंगे क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे बोला है, द यूनियन टेरिटरीज आर एडमिनिस्ट्रेड बाय द, यानी केंद्र शासित प्रदेशों को किसके द्वारा प्रशासित किया जाता है, उनको कौन एडमिनिस्टर करता है। तो अगर मैं बात करूं यहां पर आंसर की, आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यानी दरअसल कौन एडमिनिस्टर करता है, कौन प्रशासन करता है उस पर। तो प्रशासन चलता है राष्ट्रपति का, प्रेसिडेंट का, लेकिन डायरेक्ट नहीं होता। ये डायरेक्ट उनको प्रशासित नहीं करता। क्या करता है, ये कुछ एडमिनिस्ट्रेटर्स को अपॉइंट कर लेता है, कुछ एडमिनिस्ट्रेटर्स को अपॉइंट कर लेता है, कुछ प्रशासकों को नियुक्त कर लेता है, और उनके माध्यम से ये राष्ट्रपति क्या करता है, यूनियन टेरिटरीज पर एडमिनिस्ट्रेशन चलाता है, प्रशासन करता है। क्लियर। तो ये खुद नहीं करता, एडमिनिस्ट्रेटर्स के थ्रू करता है, जिसको ये खुद ही अपॉइंट करता है।
क्लियर, एडमिनिस्ट्रेटर्स अपॉइंट कर लिए, अब उनको बैठा दिया है कि आप प्रशासन कीजिए यूनियन टेरिटरीज पर। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 5, बोला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एम्ड एट प्रोवाइडिंग अ फेडरल स्ट्रक्चर फॉर इंडिया, यानी निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम भारत के लिए एक संघीय ढांचा प्रदान करने के उद्देश्य से था। तो कौन सा था, यहां पर आपका आंसर होगा भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अब यहां पर एक चीज देखिएगा कि भाई इसके अंदर क्या हुआ था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंदर, क्योंकि देखिए हमारा जो भारत है इसका साइज काफ़ी बड़ा है और डाइवर्सिटी भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है, यानी अलग अलग किस्म के लोग यहाँ पर रहते हैं, डाइवर्सिटी उसको बोलते हैं। तो भिन्न भिन्न प्रकार के यहाँ पर लोग रहते हैं और इंडिया का साइज भी काफ़ी बड़ा है। तो उसके लिए हमने क्या किया, एक फेडरल स्ट्रक्चर तैयार किया। इस एक्ट ने क्या बताया कि भाई फेडरल स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, तो फेडरल स्ट्रक्चर का मतलब हमने क्या किया कि हमने एक स्ट्रॉन्ग नेशनल गवर्नमेंट बनाई सेंटर के लिए, और जो पावर थी उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, बांट दिया, किसमें, स्टेट गवर्नमेंट में और लोकल गवर्नमेंट में, क्योंकि एक इंसान इसको नहीं चला सकता, इसीलिए हमने फेडरल स्ट्रक्चर का निर्माण किया, जिसके अंदर हमने पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया अलग अलग लेवल पर। सबसे पहले स्ट्रॉन्ग नेशनल गवर्नमेंट बनाई सेंटर के लिए, केंद्र के लिए, उसके बाद जो बची हुई पावर्स थी वो कहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर दी, तो स्टेट गवर्नमेंट में और लोकल गवर्नमेंट में। सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आएंगे क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 देखेगा, यहाँ पर क्या बोला है, द क्राउन टुक द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनटू इट्स ओन हैंड्स बाय, यानी ब्रिटिश ताज ने किस अधिनियम द्वारा भारत सरकार को अपने हाथों में ले लिया। दरअसल हुआ क्या था, अंग्रेज हमारे यहाँ पर आए थे एक कंपनी के माध्यम से, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो सबसे पहले एक कंपनी आई थी और इन्होंने ही राज करना स्टार्ट कर दिया था भारत पर। तो ये मुझसे पूछ रहा है कि कब वो जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का राज था वो ट्रांसफ़र हो गया क्राउन को, यानी ब्रिटिश क्राउन को, ब्रिटिश ताज को, वो मुझसे पूछ रहा है। तो ये कब हुआ था, किस एक्ट के थ्रू हुआ था, तो भाई ये मेरा हो गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के थ्रू। इस एक्ट में क्या हुआ कि भाई जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हम पर राज कर रही थी, उसका जो पावर्स थी, जो राज था, वो ट्रांसफ़र हो गया किसको, ब्रिटिश क्राउन को, यानी अब हम ईस्ट इंडिया कंपनी के गुलाम ना होकर अब हम ब्रिटिश क्राउन के अंडर काम कर रहे थे। और ये अगर मैं एक तरीके से बोलूं तो ये किसका रिजल्ट था, तो ये रिजल्ट निकला था रिवोल्ट ऑफ 1857 का, जो क्रांति हुई थी 1857 की, उसी का ये एक परिणाम था, एक रिजल्ट था। तो ब्रिटिशर्स जो वहाँ पर बैठे थे अपने देश में, उन्हें साफ दिख रहा था कि ज़्यादा दिन तक ईस्ट इंडिया कंपनी राज नहीं कर पाएगी, इसीलिए उन्होंने एक एक्ट लाया, कौन सा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, जिसके अंडर उन्होंने जो पावर्स थी वो कहाँ ट्रांसफ़र कर दी, क्राउन के अंडर ट्रांसफ़र कर दी। तो अब किसका राज था, अब ईस्ट इंडिया कंपनी का नहीं था, किसका था, क्राउन का राज था। नेक्स्ट आएंगे क्वेश्चन नंबर 7, बोला है द स्टेट लिस्ट कंटेन्स, तो स्टेट लिस्ट के अंदर कितने सब्जेक्ट हैं ये मुझसे पूछा है। तो भाई यहाँ पर आपको पता होना चाहिए इसके अंदर 59 सब्जेक्ट्स हैं एट प्रेजेंट। काफ़ी बुक्स में आपको 66 लिखा होगा, तो याद रखिए कि भाई 66 सब्जेक्ट्स जो हैं ये इनिशियली थे, यानी जब ये स्टेट लिस्ट बनी थी उस समय पर थे इनिशियली, तो वो बुक्स अभी तक अपडेट नहीं हुई हैं। तो अब अगर मैं एट प्रेजेंट बात करता हूं तो अब 66 नहीं है, अब सिर्फ और सिर्फ 59 सब्जेक्ट आते हैं स्टेट लिस्ट के अंदर। क्लियर। नेक्स्ट आएंगे क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज अडॉप्टेड फ्रॉम द मौर्य डायनेस्टी इन द एम्बलम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी निम्नलिखित में से किसे भारत सरकार के प्रतीक के रूप में मौर्य वंश से अपनाया गया था। तो ऐसी क्या चीज़ है, तो भाई यहाँ पर आपका आंसर होगा फॉर लॉयंस, ऑप्शन नंबर ए, फॉर लॉयंस। आपने देखा होगा जो सत्यमेव जयते का एक सिंबल बना रहता है फॉर लॉयंस का, उसी को लिया गया था मौर्य डायनेस्टी से। और अगर मैं बात करूं ये फॉर लॉयंस किसके प्रतीक हैं, क्या शो करते हैं, तो ये शो करते हैं करेज को, साहस को, कॉन्फिडेंस को, विश्वास को, प्राइड को और पावर को।
अब इसके अंदर 3 शेर जो हैं, जो 3 लाइंस हैं वो आपको दिखते हैं, जो 4th वाला है वो हिडन है, वो पीछे की तरफ है, तो वो फोटो में आपको नहीं दिखता, और इसी को हम क्या बोलते हैं, अशोक चक्र भी बोलते हैं। क्लियर। नेक्स्ट मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे क्या बोल रहा है, हु प्रपोज्ड द प्रीएम्बल बिफोर द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया ड्राफ्टिंग कमेटी थी एक, ड्राफ्टिंग कमेटी यानी प्रारूप समिति जो कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट तैयार कर रही थी, प्रिपेयर कर रही थी। तो यहां पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा, यानी वो कौन थे जिन्होंने ड्राफ्टिंग कमेटी के सामने ये प्रपोजल रखा कि आप प्रीएम्बल को भी ऐड कीजिए। प्रीएम्बल यानी प्रस्तावना। तो ये किसका आइडिया था, किसका प्रपोजल था, तो ये प्रपोजल रखा था जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, जवाहरलाल नेहरू। और देखिए काफ़ी इजी इजी क्वेश्चंस भी यहाँ से बन सकते हैं। जैसे मैं बोलता हूँ आपसे, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन थे, तो ये आप सभी को पता होना चाहिए, एंड मुझे पूरी उम्मीद है आप सभी को पता होगा। सो कमेंट बॉक्स में आप लिखने वाले हैं कि भाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, भारत संविधान के पिता, फादर किसको कहा जाता है, किसको माना जाता है, आप कमेंट बॉक्स में लिखने वाले हैं। नेक्स्ट आएंगे क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स एंड देयर सोर्स इज रॉन्गली मैच्ड। निम्नलिखित में से कौन सी सुविधाएं और उनका स्रोत गलत तरीके से मेल खाते हैं। तो चेक करेंगे भाई, ऑप्शन नंबर ए में लिखा है जुडिशियल रिव्यू। तो जुडिशियल रिव्यू हमने कहां से लिया था, ये मैच कर रहा है ब्रिटिश से, और यही मेरा गलत है, क्योंकि ये जो हमारा जुडिशियल रिव्यू है ये हमने कहां से लिया था, ये हमने लिया था यूएसए से, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये हमने यूएसए से लिया था, ना कि ब्रिटिश से। अगर मैं बात करता हूं कंकरेंट लिस्ट की, तो ये कहां से लिया हमने, ये हमने लिया ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूट से, बिल्कुल सही। इसके बाद नेक्स्ट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स यानी निर्देशक सिद्धांत, ये कहां से लिए, ये आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हमने। फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार, ये हमने कहां से लिए, तो ये यूएस से लिए। तो बाकी जो तीनों ऑप्शंस हैं ये बिल्कुल करेक्ट हैं। ऑप्शन नंबर ए मेरा गलत हो जाएगा। और मैंने बताया कि भाई जुडिशियल रिव्यू हमने कहां से लिया था, यूएसए से लिया था, ना कि ब्रिटिश से। जुडिशियल रिव्यू को हिंदी में क्या बोलेंगे, न्यायिक समीक्षा। चलिए जी, नेक्स्ट आएंगे क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्या बोला है आपसे, इन अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रियल पावर्स ऑफ द स्टेट आर वेस्टेड इन। यानी सरकार के संसदीय रूप में राज्य की वास्तविक शक्तियां किसमें निहित हैं। तो वास्तविक शक्तियां किसमें निहित होती हैं, तो यहां पर भाई आपका आंसर होगा क्या, यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। यानी मंत्री परिषद के अंदर सारी शक्तियां, जो वास्तविक शक्तियां हैं वो निहित होती हैं। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर होता क्या है, पार्लियामेंट्री फॉर्म के अंदर होता है आपका, पार्लियामेंट्री फॉर्म के अंदर एक आपका होता है हेड ऑफ गवर्नमेंट, एक होता है हेड ऑफ गवर्नमेंट और दूसरा होता है हेड ऑफ स्टेट। इन दो के बीच पावर बांट दी जाती हैं। अब हेड ऑफ गवर्नमेंट के अंदर कौन आता है, पीएम। इसके अंदर आ जाते हैं पीएम, जिनके पास रियल पावर्स होती हैं। पीएम आ जाते हैं जिनके पास रियल पावर्स होती हैं। और हेड ऑफ स्टेट कौन होता है, तो ये होता है राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। तो याद रखिए कि भाई जो असल में वास्तविक शक्तियां हैं वो किसके पास हैं, पीएम के पास हैं, या फिर आप बोल सकते हैं मंत्री परिषद के पास है। तो यहां पर मेरा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट आएंगे क्वेश्चन नंबर 12 पर। फ्रॉम विच ऑफ द कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ अडॉप्टेड फंडामेंटल ड्यूटीज़। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हॉट टॉपिक है, और ये फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का। जो पेपर तैयार कर रहा है, सेट कर रहा है, उसका फेवरेट क्वेश्चन रहता है कि भाई भारत के संविधान ने मौलिक कर्तव्यों को किस देश से अपनाया है। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ है, हमने क्या किया भाई, सभी देशों से उनकी जो अच्छी अच्छी चीज़ें थी वो सब उठाई हैं और अपने संविधान में लिख दी हैं। तो मुझसे पूछा जो मौलिक कर्तव्य हैं वो कौन से देश से लिए गए हैं, कौन सी कंट्री से लिए गए हैं। तो भाई यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यूएसएसआर, जिसको फिलहाल में बोलते हैं आप रशिया। तो यूएसएसआर अगर ऑप्शन मिला है ये भी करेक्ट होगा, अगर रशिया मिला है ऑप्शन में तो वो भी करेक्ट होगा। क्लियर।
नेक्स्ट आएंगे क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 बोला है द वर्ड सोशलिस्ट, सेक्युलर, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन वर एडेड टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन बाय, यानी समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, एकता और राष्ट्र की अखंडता, ये जो सभी शब्द हैं इनको हमारे संविधान में किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। तो किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, तो याद कर लेंगे भाई, ये आपका 42nd अमेंडमेंट था, 42वां संविधान संशोधन था। और अगर मैं बात करता हूँ ईयर की कि ये कौन से ईयर में हुआ, तो ये आपका हुआ था 1976 में। 1976 काफ़ी बुक्स में आपको ये अलग मिलेगा। तो जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन फंसे जहाँ पर डेट्स को लेकर या ईयर को लेकर कोई भी आपको क्वेरी आती है, तो आप एनसीईआरटी वाले को रेफ़र करें, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है वो एनसीईआरटी को मानता है, ना कि और किसी रिफ्रेशर को, गूगल को, वो किसी को नहीं मानता। जो एनसीईआरटी में लिखा है वो आपके लिए करेक्ट है। तो कौन सा संविधान संशोधन? 42वां 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हुआ था 1976 में। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद कर लेंगे। नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंडीशन फॉर बिकमिंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी निम्नलिखित में से कौन भारत का नागरिक बनने के लिए एक शर्त नहीं है। तो मुझे भारत का नागरिक बनना है तो उसके लिए कुछ शर्तें होती हैं, जैसे अगर मैं जन्म में यहाँ पर हुआ है, ठीक है, अगर मेरा बर्थ यहाँ पर हुआ है, बर्थ प्लेस मेरा इंडिया है, तो मुझे यहाँ की सिटीजनशिप मिल जाएगी। या मेरा वंश अगर यहाँ का है तो मुझे सिटीजनशिप मिल जाएगी। देशीकरण के थ्रू मैं सिटीजनशिप ले सकता हूँ। लेकिन ये जो मेरा ऑप्शन नंबर बी है, ये एक ऐसा कारण है, ये एक ऐसी कंडीशन है, एक ऐसी शर्त है जिसके बेस पर मैं भारत का नागरिक नहीं बन सकता। एक्वायरिंग प्रॉपर्टी यानी संपत्ति हासिल करना। तो मैंने अगर भारत में संपत्ति हासिल कर ली है तो इस आधार पर मुझे भारत का नागरिक नहीं बोला जाएगा, मैं भारत की नागरिकता नहीं ले सकता। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आएंगे क्वेश्चन नंबर 15 पर। 15 क्या बोल रहा है? हु इज कॉम्पिटेंट टू प्रेस्क्राइब कंडीशंस एज फॉर एक्वायरिंग इंडियन सिटीजनशिप, भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तों को निर्धारित करने में सक्षम कौन है। यानी ये जो नागरिकता के लिए, भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें बनाई गई हैं, ये कौन निर्धारित करता है? तो यहाँ पर आंसर होगा पार्लियामेंट यानी संसद। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। तो भाई क्या शर्तें होनी चाहिए, ये कौन निर्धारित करेगा? ये निर्धारित करेगा पार्लियामेंट, ये निर्धारित करेगा संसद। नेक्स्ट आएंगे क्वेश्चन नंबर 16। विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स वर डिस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर B.R. अम्बेडकर एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी किस अधिकार को, कौन से अधिकार को डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने संविधान के हृदय और आत्मा के रूप में वर्णित किया है। यानी वो कौन सा राइट है, कौन सा हक है जिसको हार्ट एंड सोल का बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूशन का, यानी संविधान का हृदय और आत्मा कहा जाता है। तो भाई यहाँ पर आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। और ये किसके अंदर है? तो भाई ये आपका है आर्टिकल नंबर 32 के अंदर, आर्टिकल नंबर 32। और इसी के अंदर ये लिखा हुआ है कि अगर आपका कोई भी फंडामेंटल राइट वॉयलेट होता है, आपके जो आपका फंडामेंटल राइट है उसका हनन होता है, तो आप डायरेक्ट मूव कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट को। तो ध्यान देंगे कि भाई इसी को क्या बोला जाता है? हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 32 के अंदर है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट आइए नंबर 17। बोला है फंडामेंटल फ्रीडम्स अंडर आर्टिकल 19 आर सस्पेंडिंग ड्यूरिंग इमरजेंसी कॉज्ड बाय, यानी अनुच्छेद 19 के तहत मौलिक स्वतंत्रता को किस स्थिति में आपातकाल के कारण निलंबित किया जाता है। तो भाई वो कौन सी इमरजेंसी होगी? तो मान लीजिए आपकी कंट्री में वॉर कोई छिड़ जाता है, कोई युद्ध हो जाता है, या फिर कोई भारी आक्रामकता वाली सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, कंडीशन आ जाती है, तो वहाँ पर उस इमरजेंसी के दौरान आपका जो आर्टिकल 19 है वो आपका
खत्म हो जाएगा, सस्पेंड हो जाएगा अपने आप। क्लियर? कौन सी कंडीशन में? वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन में, युद्ध की स्थिति बन जाए या बाहरी आक्रामकता वाली कंडीशन आ जाए तो वहां पर यह आपका सस्पेंड हो जाएगा। नेक्स्ट आएंगे क्वेश्चन नंबर 18। बोला है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉरबिडन अनटचेबिलिटी, इट इज मेंशन्ड इन। भारतीय संविधान ने अस्पृश्यता की मनाही की है, यह किस अनुच्छेद में लिखा है? तो भाई कौन सा आर्टिकल है जिसमें अनटचेबिलिटी को रोका गया है, उसकी मनाही की गई है? तो यहां पर आपका आंसर हो जाएगा आर्टिकल नंबर 17 ऑप्शन ए। इसी में बोला गया है, इसी के अंदर क्या है आपका? एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता के खिलाफ यहां पर लिखा हुआ है। नेक्स्ट आएंगे 19। बोला है द डिजाइन ऑफ द इंडियन फ्लैग, नेशनल फ्लैग वॉज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया इन। यानी राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन भारत की संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था? तो कब अपनाया गया, ये सिंपल आप ध्यान देंगे भाई, जुलाई 1947। और अगर मैं एग्जैक्ट डेट बोलूं तो कौन सी जुलाई, कितनी भाई? 22 जुलाई। 22 जुलाई को ये जो है राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन भारत की संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। 22 जुलाई 1947। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आएंगे क्वेश्चन नंबर 20 पर। बोला है हु एडमिनिस्टर्स द ओथ टू ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के पद की शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति को जब शपथ दिलाता है तो ये काम किसका होता है? ये काम होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का, यानी भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भारत के मुख्य न्यायाधीश। नंबर 21 देखिएगा। बोला है हु अमंग द फॉलोइंग एंजॉयज द रैंक ऑफ अ कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ द इंडियन यूनियन। निम्नलिखित में से किसे भारतीय संघ के एक कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त है? तो यहां पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन। ऑप्शन नंबर बी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे कि भाई डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन, इनको क्या है, ये एंजॉय करते हैं रैंक ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर। इनको कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा प्राप्त है, डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन को। नेक्स्ट आएंगे नंबर 22। बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग अपॉइंटमेंट्स इज नॉट मेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यानी निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती? तो कौन सी ऐसी पोस्ट है जिसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी भारत का राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करता? तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए स्पीकर ऑफ लोकसभा। लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं, जो अध्यक्ष होते हैं, उनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है। नेक्स्ट आएंगे नंबर 23। बोला है मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू कंटेस्ट फॉर प्रेसिडेंटशिप इज। यानी राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी आनी चाहिए? कम से कम मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? तो मिनिमम एज आप सभी जानते हैं भाई 35 साल कम से कम उम्र होनी चाहिए, एज होनी चाहिए। यानी ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट हो जाएगा, 35 ईयर्स। नेक्स्ट आएंगे नंबर 24 पर। क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे? द ओनली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु वॉज इलेक्टेड अनअपोज्ड इज। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, काफी बार रिपीट हुआ है, हद से ज्यादा बार रिपीट हुआ है और आगे भी चांसेस हैं कि क्वेश्चन बनता रहेगा। क्वेश्चन क्या है कि भाई भारत के एकमात्र राष्ट्रपति का नाम बताइए जो निर्विरोध चुने गए थे, यानी इनके अपोजिशन में कोई खड़ा ही नहीं था, अनअपोज्ड ये इलेक्शन जीते हैं और क्या बने हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति। तो ये एकमात्र राष्ट्रपति कौन है? इनका नाम है नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और अगर मैं बात करता हूं इलेक्शंस की, तो ये कौन से इलेक्शंस थे भाई? ये थे आपके 1977 वाले इलेक्शंस, 1977 के अंदर हुए थे। और ये 64 की एज में राष्ट्रपति बने थे और 64 साल की उम्र में वे राष्ट्रपति बन गए थे। और इन्हीं को बोला जाता है यंगेस्ट एवर पर्सन टू बी इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया।
यानी ये सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति बनने वाले इंसान थे। सबसे कम उम्र में बनने वाले राष्ट्रपति थे कौन? नीलम संजीव रेड्डी। तो क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि यंगेस्ट एवर पर्सन टू बी इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कौन थे वो? कि भाई जो सबसे कम उम्र में राष्ट्रपति बने तो नीलम संजीव रेड्डी। और कौन से साल में इलेक्शन हुआ था ये? तो 1977 के इलेक्शंस थे जिन्होंने ये जीते थे। नेक्स्ट आएंगे क्वेश्चन नंबर 25 पर। बोला है डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट आर सेटल्ड। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में विवादों का निपटारा कौन करता है या किसके द्वारा किया जाता है? तो कोई भी अगर विवाद हो गया चुनाव में, राष्ट्रपति के चुनाव में या उपराष्ट्रपति के चुनाव में, तो उसको कौन सेटल करेगा? उसको, वो जो डिस्प्यूट होगा, विवाद होगा, उसको निपटाने का काम होगा सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट का काम होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा कि भाई वो कहाँ निपटाया जाएगा? सर्वोच्च न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में। और ये कहाँ पर लिखा है? कहाँ पर लिखा है ये? तो ये लिखा है आर्टिकल नंबर 71 में। आर्टिकल 71 के अंदर लिखा है कि भाई कोई भी डिस्प्यूट, कोई भी विवाद होता है राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव में, तो वहाँ पर उसको निपटाने के लिए किसका काम है? निपटाने का काम है सुप्रीम कोर्ट का। नेक्स्ट आएंगे क्वेश्चन नंबर 26 पर। बोला है द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कंसिस्ट्स ऑफ। केंद्रीय मंत्री परिषद के सदस्य होते हैं, कौन कौन होते हैं? तो केंद्रीय मंत्री परिषद, इसके अंदर आपके कौन कौन हो जाएंगे? तो भाई यहाँ पर आपके हो जाएंगे सबसे पहले कैबिनेट मिनिस्टर्स, यानी जो सीनियर मिनिस्टर होंगे जिनको बड़े बड़े पोर्टफोलियोज दिए जाएंगे। क्लियर? सबसे पहले हो गए आपके कैबिनेट मिनिस्टर्स, उसके बाद आ गए मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट। इसके अंदर डिपेंडेंट चार्ज वाले भी हैं और इंडिपेंडेंट चार्ज वाले भी हैं, तो मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट हो गए। और लास्ट में आपके आते हैं डिप्यूटी मिनिस्टर्स। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। ये आप याद कर सकते हैं कि मंत्री परिषद के अंदर कौन कौन आते हैं? सबसे पहले कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड डिप्यूटी मिनिस्टर्स। नेक्स्ट आएंगे क्वेश्चन नंबर 27 पर। बोला है द पोर्टफोलियोज आर एलोकेटेड टू द मिनिस्टर्स बाय, यानी जो विभागों को आवंटित किया जाता है, ये काम किसका है? किसके द्वारा किया जाता है? तो विभागों को कौन डिस्ट्रीब्यूट करता है? प्राइम मिनिस्टर। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। प्रधानमंत्री पोर्टफोलियोज को डिस्ट्रीब्यूट करता है, एलोकेट करता है। जैसे फिलहाल में अगर बात की जाए तो जो हमारे पीएम हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने ये काम किया था, उन्होंने पोर्टफोलियोज को एलोकेट किया था, आवंटित किया था कि भाई अमित शाह को कौन सा पोर्टफोलियो देना है, ठीक है जी, राजनाथ सिंह को कौन सा देना है, ये सारी चीज़ें। तो ये किसका काम? ये है मेरा प्राइम मिनिस्टर का काम, प्रधानमंत्री का काम। नेक्स्ट आएंगे 28 पर। बोला है अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस ओनली ऑन द ग्राउंड्स ऑफ, यानी उच्चतम न्यायालय के एक न्यायाधीश को केवल किस आधार पर पद से हटाया जा सकता है? तो उसको सिर्फ एक कंडीशन में हटाया जा सकता है, सिर्फ एक आधार पर पद से हटाया जा सकता है, और वो क्या है? कि भाई या तो उसका दुर्व्यवहार साबित हो जाए या फिर असंगतता साबित हो जाए, यानी इनकैपेबिलिटी। क्लियर? कि भाई वो काम करने में सक्षम नहीं है, या तो ये साबित हो जाए या फिर उसका दुर्व्यवहार साबित हो जाए, तभी आप उसको पद से हटा सकते हैं। अदरवाइज जो आपका सुप्रीम कोर्ट का जज होगा उसको रिमूव नहीं किया जा सकता उसके पद से, उसके ऑफिस से। और ये कहाँ पर लिखा है? ये कहाँ पर लिखा है? तो भाई ये आपका लिखा है आर्टिकल नंबर 124 के अंदर। आर्टिकल 124 के अंदर लिखा है। और इसके लिए क्या है कि भाई आपको राष्ट्रपति का एक ऑर्डर मिलेगा, तब आप पद से हटेंगे। क्लियर? तो राष्ट्रपति के ऑर्डर से आपको पद से हटाया जा सकता है। कब? जब आपका दुर्व्यवहार साबित हो जाए या फिर इनकैपेबिलिटी आपकी साबित हो जाए कि भाई अब तुम सक्षम नहीं हो। इसके बाद नेक्स्ट आएंगे नंबर 29 पर। 29 को देखेंगे, यहाँ पर क्या बोला है आपसे। तो भाई इसका आंसर आप मुझे देने वाले हैं। क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज 0R, शून्यकाल क्या है, ये आपको बताना है। सो आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देने वाले हैं। हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
हु वॉज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ द लोकसभा, यानी लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे, पहले अध्यक्ष कौन थे, ये भी आप बोल सकते हैं। तो वो कौन थे, यहां पर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, मावलंकर। पूरा नाम क्या है इनका, गणेश वासुदेव मावलंकर। क्लियर, क्या हो जाएगा, गणेश वासुदेव मावलंकर। तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ये लोकसभा के पहले स्पीकर थे, फर्स्ट स्पीकर। नेक्स्ट आएंगे 31 पर, बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स स्पेशल स्टेटस टू जम्मू एंड कश्मीर। तो ये भी करंट में रहा था, निम्नलिखित में से संविधान का वह अनुच्छेद कौन सा है जो जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान करता है। तो आप सभी जानते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आर्टिकल 370। सभी जानते होंगे कि भाई यही वो आर्टिकल है जिसके आधार पर जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान किया गया था। नेक्स्ट देखिए 32, बोला है बाय विच अमेंडमेंट वर द फंडामेंटल ड्यूटीज एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी वो कौन सा संशोधन था जिसके द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। तो यहाँ भी आपका आंसर क्या हो जाएगा, 42nd अमेंडमेंट। तो इससे पहले भी मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन करा चुका हूँ, यानी 42nd अमेंडमेंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैंने जैसा कहा था कि भाई ये कौन से ईयर में हुआ था, ये आपका हो गया था 1976 में। 1976 के अंदर ये हुआ था 42वां संविधान संशोधन। तो इसी के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों को भी संविधान में जोड़ दिया गया था। नेक्स्ट आएंगे नंबर 33 पर, बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ एन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, निम्नलिखित में से किस देश का अलिखित संविधान है, यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान है वो लिखा हुआ नहीं है, रिटन फॉर्म में अवेलेबल नहीं है। तो भाई आंसर आपका क्या हो जाएगा, यूके, ऑप्शन नंबर बी। अब सिर्फ यूके का संविधान अनरिटन नहीं है, और भी कुछ कंट्रीज हैं जिसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को अलिखित फॉर्म में रखा गया है। जैसे आपका इजराइल हो गया, न्यूजीलैंड हो गया। तो और कौन से कंट्रीज़ हैं ये आप रिसर्च करेंगे, गूगल करेंगे और फिर मुझे बताने वाले हैं कमेंट बॉक्स में, क्योंकि थोड़ा काम आपको भी करना होगा। तब तक आप अगर पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, अगर एक्टिव नहीं है सेशन के अंदर, तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। सो आपको भी एक्टिव रहना है, आपको भी रिसर्च करनी है। नेक्स्ट आइए नंबर 34 पर, बोला है द सुप्रीम कोर्ट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन कोलकाता बाय, कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो यहाँ पर एक्ट बताना है भाई, कौन से एक्ट के द्वारा ये इस्टेब्लिश किया गया था सुप्रीम कोर्ट कोलकाता के अंदर। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा भाई, रेगुलेटरी एक्ट ऑफ 1773। इसी के अंतर्गत, इसी के द्वारा कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो फैक्ट है, आप इसको याद कर लेंगे, रेगुलेटरी एक्ट ऑफ 1773। नंबर 35 देखिएगा, व्हेन एंड वेयर डिड आवर नेशनल एंथम फर्स्ट संग, यानी हमारा राष्ट्रगान पहली बार कब और कहाँ गाया गया था। तो कहाँ पर गाया गया था, ये गाया गया था आपका 27 दिसंबर 1911 को। कहाँ पर, कलकत्ता सेशन में, जो आपका कांग्रेस का कलकत्ता सेशन था उसमें गाया गया था। जन गण मन, ये जो है आपका नेशनल एंथम जो है, ये पहली बार 27 दिसंबर को गाया गया था 1911 में, जो आपका कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन था, सेशन था वहाँ पर। इसके बाद नेक्स्ट आएंगे क्वेश्चन नंबर 36 पर, बोला है हु एडमिनिस्टर्ड द ओथ ऑफ ऑफिस टू अ हाई कोर्ट जज इन इंडिया, यानी भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद की शपथ कौन दिलाता है। तो उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट जज को कौन ओथ दिलाता है। तो भाई ये काम किसका होता है, ये होता है गवर्नर ऑफ स्टेट का, जो राज्य का राज्यपाल है, जो राज्य का राज्यपाल है, वो ओथ दिलाएगा, शपथ दिलाएगा किसको, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को, जज को। तो किसका काम, गवर्नर ऑफ द स्टेट यानी राज्य के राज्यपाल का काम है। नेक्स्ट आइए नंबर 37, व्हाट इज द सिस्टम इन इंडिया
भारत में कौन सी प्रणाली है? तो आप सभी जानते हैं भाई, भारत के अंदर पार्लियामेंट्री सिस्टम है, संसदीय प्रणाली है। क्लियर? ये आप बहुत ही अच्छे से जानते हैं, भारत के अंदर क्या है भाई, पार्लियामेंट्री सिस्टम है। आप सभी को पता होगा, मुझे पूरी उम्मीद है, आशा है आपसे। नेक्स्ट बोला है, द लोकसभा इज कॉल्ड इन सेशन फॉर एटलीस्ट हाउ मेनी टाइम्स इन अ ईयर? यानी लोकसभा को सत्र में कम से कम एक वर्ष में कितनी बार बुलाया जाता है? तो एक वर्ष में कितनी बार बुलाया जाता है? आंसर होगा भाई थ्राइस, ऑप्शन नंबर सी, 3 बार बुलाया जाता है। सबसे पहले आपका क्या होता है भाई? सबसे पहले होता है बजट सेशन। सबसे पहले आपका एक हो जाता है बजट सेशन, और ये कब होगा? तो ये जैन फेब से स्टार्ट होगा, जैन फेब से मई के बीच में। ठीक है जी, या तो जैन से मई या तो फेब से मई। तो जैन फेब से मई के बीच में। फिर दूसरा आपका होता है मॉनसून सेशन। दूसरा आपका हो जाता है मॉनसून सेशन, और ये कब है? तो ये जुलाई अगस्त के बीच में, जुलाई अगस्त के बीच में। और फिर तीसरा आपका होता है विंटर सेशन, विंटर सेशन, और ये कब होगा? नवंबर दिसंबर के बीच में। तो लोकसभा को कितनी बार? लोकसभा को सत्र में कम से कम एक वर्ष में 3 बार बुलाया जाता है। पहला होता है बजट सेशन, दूसरा होता है मॉनसून सेशन, और तीसरा होता है विंटर सेशन। तो याद रखेंगे भाई, आंसर आपकी तरफ से क्या होना चाहिए? थ्राइस, यानी 3 बार। काफ़ी बच्चे इसको ऑप्शन नंबर ए लगा देते हैं, यानी 2 बार, लेकिन याद रखिए भाई 3 बार होता है। मैंने क्लियर किया, पहला बजट सेशन, फिर मॉनसून सेशन, और फिर तीसरा आपका विंटर सेशन। नेक्स्ट देखिएगा, व्हाट इज द मिनिमम परसेंटेज ऑफ सीट्स अ पार्टी शुड गेट टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज द अपोजिशन पार्टी इन द लेजिस्लेचर? यानी विधायिका में विरोधी दल के रूप में पहचाने जाने वाली सीटों का न्यूनतम प्रतिशत क्या होना चाहिए? तो यहां पर आपका आंसर होगा भाई 10%, ऑप्शन नंबर सी। यानी कम से कम 10% सीट उस पार्टी के पास होनी चाहिए जो चाहती है कि भाई हमें रिकॉग्नाइज किया जाए एज अ पोजीशन पार्टी। तो उसको कम से भी कम 10% सीटें लेनी होंगी। नेक्स्ट आएंगी भाई नंबर 40 पर। बोला है, हाउ मेनी टाइम्स कैन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिटर्न अ नॉन मनी बिल पास्ड बाय पार्लियामेंट? यानी संसद द्वारा पारित गैर धन विधेयक को भारत का राष्ट्रपति कितनी बार लौटा सकता है? यानी कोई भी एक नॉन मनी बिल है, गैर धन विधेयक है, उसको क्या किया? पार्लियामेंट ने पास कर दिया, संसद ने पारित कर दिया, वो भेजा फिर प्रेसिडेंट के पास, राष्ट्रपति के पास। तो राष्ट्रपति उसको कितनी बार मना कर सकता है पारित करने से? तो सिर्फ एक बार, वंस। आपने भेजा, राष्ट्रपति ने मना कर दिया एक बार, तो दूसरी बार उसको साइन करना ही होगा, पास करना ही होगा। अब उसके पास कोई भी पावर नहीं है। इसीलिए बोला जाता है कि भाई जो असली पावर्स हैं, जो रियल पावर्स हैं, वो किसके अंदर वेस्टेड हैं? तो वो निहित हैं पीएम के अंदर, यानी प्राइम मिनिस्टर के अंदर। सो ये थे आपके क्वेश्चंस इंडियन पॉलिटी से जो हमने कवर किए। किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैं ये नहीं बोल रहा कि सिर्फ इनको करना, मैं ये बोल रहा हूँ इनको ज़रूर कर लेना। बाकी प्रैक्टिस आप जितना करेंगे उतना बेटर होगा। जहाँ से डाटा मिलता है, जहाँ से क्वेश्चंस मिलते हैं, वहाँ से करेंगे, लेकिन ये क्वेश्चंस ज़रूर कर लेना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आई होप आप सभी को सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया और सेशन अभी तक लाइक नहीं किया तो भाई जाते जाते लाइक बटन दबा देना। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन।